Hello everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक कोड के बारे में स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन खत्म कर लिया। ट्रांसक्रिप्शन में हमने देख लिया है कि कैसे कोई एक डीएनए की स्ट्रैंड होती है जिससे हमें एक आरएनए की स्ट्रैंड एमआरएनए की स्ट्रैंड मिलती है। आज हम जो पढ़ेंगे वो जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे कि जेनेटिक कोड है क्या, उसका यूज क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, जेनेटिक कोड की बात हम करें तो जेनेटिक कोड का यूज क्या पड़ा, क्यों हम जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ रहे हैं, जेनेटिक कोड आखिरकार हमारे लिए बेनिफिशियल है क्यों। तो जेनेटिक कोड की हम बात करें तो नाम से समझ में आ रहा, कोड कुछ कोडिंग टाइप की बातें हो रही हैं इसमें, ठीक, कुछ तो कोड जैसी बातें हो रही हैं। तो अगर हम अपने सेंट्रल डोग्मा की बात करें तो सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है हमारा कि सेंट्रल डोग्मा एक डीएनए होता है, उससे एक आरएनए बनता है और एक डीएनए की स्ट्रैंड होती है, इससे क्या बन रहा है, एक आरएनए की स्ट्रैंड बन रही है, ठीक। एक डीएनए की स्ट्रैंड से एक आरएनए की स्ट्रैंड बन रही है और इस प्रोसेस को हम कह देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है जिसमें क्या हो रहा है, एक डीएनए की स्ट्रैंड से एक आरएनए की स्ट्रैंड बन रही है। ये जो आरएनए की स्ट्रैंड बन रही है इसको हम कौन सा आरएनए कहते हैं, इसको हम कहते हैं एमआरएनए, where this M is stand for messenger। क्या, M क्या करता है, मैसेंजर का काम करता है। ये एक मैसेंजर आरएनए है। क्यों मैसेंजर, क्यों कह रहे हैं, मैसेज का काम क्यों, क्योंकि इसके पास वो सारे मैसेज हैं जो हमें एक प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, जो हमें एक प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज चाहिए, वो सारे मैसेज किसके पास हैं, वो सारे मैसेज इसी आरएनए की स्ट्रैंड के पास हैं। इसीलिए हमें इस आरएनए के स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, एमआरएनए स्ट्रैंड, मतलब मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड। क्या होता है, जब हमें कोई टेक्स्ट करता है, मैसेज करता है, कहीं पे भी करे, तो हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। उस मैसेज को पढ़ के हम ये पता लगाते हैं कि हाँ वो बंदा या वो बंदी क्या कहना चाह रहा है, हमें क्या समझाया जा रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है, उसमें क्या लिखा होता है। या आप देखिए बॉर्डर पे जो हमारे सोल्जर्स वगैरह होते हैं, इन लोगों का क्या होता है, अपने एक कोड लैंग्वेज होता है, उनको पता होता है कि हाँ ये सिग्नल दिया जा रहा है या ये वर्ड बोला जा रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। जैसे हम टीवीज वगैरह में देखते हैं, लोग जब प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग होती है तो उनका फिक्स रहता है कि सुनो ये बोलेंगे तो इसका ये मतलब समझना, ये सारे तो क्या करते हैं, वो एक कोड देते हैं जिस कोड से आगे वो उसका रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे हमें भी क्या हो रहा है, एक स्ट्रैंड मिल रही है एमआरएनए के तौर पे जिसके पास वो सारे कोड्स प्रेजेंट हैं, जिन कोड्स को रीड करके आगे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, आगे प्रोटीन बनेगा और डीएनए से आरएनए बन रहा है। तो ये प्रोसेस कहला रहा है ट्रांसक्रिप्शन। और जब इस आरएनए से, ये जो एमआरएनए बनी है, इस एमआरएनए से एक प्रोटीन बन जा रहा है, देन दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इसको हम, तब ट्रांसलेशन। और जब प्रोटीन बन जाता है, जब तक ये प्रोटीन नहीं बनेगा तब तक सेंट्रल डोग्मा कंप्लीट नहीं है। और जब ये प्रोटीन बन जाता है तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल डोग्मा जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। सेंट्रल डोग्मा का एंड रिजल्ट क्या है, सेंट्रल डोग्मा का एंड रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। जिस प्रोटीन की जरूरत है वो प्रोटीन बन गया, दैट मीन्स कि सेंट्रल डोग्मा इज कंप्लीटेड, ठीक। तो उस सेंट्रल डोग्मा को बनाने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ मैसेजेस रिक्वायर्ड होती हैं जो इस एमआरएनए के स्ट्रैंड में प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो मैसेजेस हैं एमआरएनए के स्ट्रैंड में, ये मैसेजेस किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ये मैसेजेस जो होती हैं ये अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, अमाइनो एसिड्स। अब ये नया नाम क्या है, हम कह रहे हैं कि सेंट्रल डोग्मा का एंड रिजल्ट क्या था, प्रोटीन था।
एंड रिजल्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? जो अमाइनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं, एक अमाइनो एसिड हो गया, दूसरा अमाइनो एसिड हो गया, तीसरा, ऐसे ही जब कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ जुड़ के एक चेन बना लेते हैं, देन हम क्या करते हैं, इसी चेन को हम क्या कहते हैं, इस चेन को हम कहते हैं कि ये क्या है, तो ये प्रोटीन है। अमाइनो एसिड्स आपस में चेन का फॉर्मेशन करते हैं, एक अमाइनो एसिड दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से जुड़ जुड़ के एक अमाइनो एसिड की चेन बन जाती है, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है, देन दिस पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज प्रोटीन। अब जुड़ जा रही है, लेकिन जुड़ किससे रही है, तो ये जुड़ती हैं जिस बॉन्ड से, दिस बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब ढेर सारे अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जा रहे हैं और जुड़ करके एक चेन का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं, और इसी चेन को हम क्या कह रहे हैं, इस चेन को हम कह रहे हैं कि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए एक घर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, ईंटे पे ईंटा सीमेंट से जोड़ते जाते हैं और एक वॉल पूरी खड़ी कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और एक हमें पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जा रही है, जिस चेन को अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये है क्या, प्रोटीन। फिर उस प्रोटीन का जो फंक्शन होगा वो करेगा। ठीक, अब क्या हो रहा है कि ये अमाइनो एसिड्स जो बन रहे हैं, अब ये अमाइनो एसिड्स किससे बन रहे हैं, बात आती है कि अब ये अमाइनो एसिड्स ही किससे बन रहे हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए कौन यूज होता है, यूज होते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कितने होते हैं भैया, 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और वो 4 नाइट्रोजनस बेस हमको पता है, डीएनए में हम देखते हैं तो कौन कौन से होते हैं, ATGC। और वहीं आरएनए की बात कर ले अगर हम, AGC और T की जगह पे आ जाता है U, मतलब यूरैसिल। तो अगर अमाइनो एसिड्स की बात करें तो वो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो इन्हीं 4 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर के सारे अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ठीक, अब हमारी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ये मिलकर के टोटल कितने अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये टोटल 20 अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, 20 अमाइनो एसिड्स का ये 4 मिलकर के 20 अमाइनो एसिड्स बनाने हैं। नाइट्रोजनस बेस 4 हैं, अमाइनो एसिड्स 20 बनाने हैं, तो ये 4 मिलकर के क्या करते हैं, 64 जेनेटिक कोडॉन का फॉर्मेशन करते हैं। ये 4 जो होते हैं, ये 4 मिलकर के 64 जेनेटिक कोडॉन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये 64 जेनेटिक कोडॉन्स जो होते हैं ये अल्टीमेटली क्या करती हैं, 20 अमाइनो एसिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इस 64 अमाइनो जेनेटिक कोडॉन में से 3 जेनेटिक कोडॉन ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नॉनसेंस। नॉनसेंस कहते हैं यार एकदम से नॉनसेंस ही हो क्या, नॉनसेंस वाली बात करते हो जिसका कोई सेंस ही नहीं है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, नॉनसेंस बोले तो इसका कोई सेंस नहीं है। ये जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, ये जो 3 नॉनसेंस जेनेटिक कोड होते हैं, इनका कोई भी अमाइनो एसिड ये फॉर्म नहीं करते हैं, किसी भी अमाइनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते हैं, तो इनका कोई सेंस नहीं निकलता है, इसलिए हम कहते हैं ये नॉनसेंस होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि उससे क्या बहस करना, वो तो 1 नंबर का नॉनसेंस है, उसकी बात में कोई सेंस ही नहीं होता है कि हम जवाब दें। तो इनके पास भी जो जेनेटिक कोड है इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई अमाइनो एसिड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब कुछ नहीं हो रहा है तो इसलिए हम कह देते हैं इसको नॉनसेंस, या हम कहते हैं इसको एक और नाम देते हैं स्टॉप कोडॉन।
नॉनसेंस या स्टॉप कोडॉन। हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं तो हम उसमें देख रहे थे क्या, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो हो रही है वो 3 स्टेप में होती है। पहले इनिशिएशन होता है, फिर इलोंगेशन होता है, फिर चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन बोले तो जब चेन लंबी हो रही है, एक जगह जाता है, वहां पे प्रोसेस रुक जाते हैं और वहीं से चेन टूट के अलग हो जाता है। वहां पे प्रोसेस रुक क्यों रहा है, क्यों रुक रहा है? क्योंकि वहां पे यही स्टॉप कोडॉन या यही नॉनसेंस कोडॉन है। उसके पहले तो जितना वो रीड कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रैंड थी, ठीक है, इस पे कुछ ना कुछ है। अब जब इस पे पढ़ते जा रहा है तो इसको रीड करते जा रहा है, उस हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब वो आ रहा है तो यहाँ पे नॉनसेंस कोडॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, या स्टॉप कोडॉन्स प्रेजेंट है। अब ये स्टॉप कोडॉन जब ये यहाँ पहुंचेगा तो किसी प्रोटीन के लिए कोड ही नहीं कर रहे हैं, कुछ बना ही नहीं रहे हैं। जब कुछ बना ही नहीं रहे तो वहां से वो क्या करते हैं, टूट के अलग हो जाते हैं। और ये 3 नॉनसेंस कोडॉन कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं यू ए यू G A and U A G, ठीक। ये 3 वो नॉनसेंस कोडॉन है, या इनको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं, जो टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कोई भी अमाइनो एसिड कोड्स नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं, प्रोसेस को वहां पे जो भी कॉम्प्लेक्स बना रहता है उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का काम करते हैं। और यहाँ पे जैसे ही इस सीक्वेंस के पास पहुंचता है, यहाँ पे प्रोसेस जो होती है स्टॉप हो जाती है। दैट्स व्हाई हम इन तीनों को कहते हैं स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन, ठीक। तो अब 64 में से 3 तो चले गए नॉनसेंस होकर के, 3 तो नालायक निकल गए भैया, नॉनसेंस हो गए, बचे हमारे पास 61। अब इन 61 में से हमें बनाने हैं 20 ही अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनके लिए जो कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, वो ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे हम इन तीनों को लिखें तो आप देख रहे होंगे, क्यों नहीं मैंने लिख दिया यू ए, ऐसा कुछ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि हमेशा ये कैसे होते हैं, ये हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में ही होते हैं। क्यों? इनको क्या होता है, जो रीड करा जाता है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में ही रीड करते हैं। ट्रिपलेट के फॉर्म में एक ट्रिपलेट मिलेगा तो वो किसी एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। नेक्स्ट ट्रिपलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर अमाइनो एसिड एंड नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर अमाइनो एसिड। और ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, और जब ये जुड़ करके एक चेन बना लेते हैं तो हमें मिल जाता है प्रोटीन। ये तो जनरल बातें रही। अब बात क्या है, अब दिक्कत क्या है कि जब जेनेटिक कोड हम पढ़ लिए कि 4 भैया नाइट्रोजनस बेस हैं, जिससे 64 जेनेटिक कोड बन रहे हैं और 20 अमाइनो एसिड बन रहे हैं। बहुत दिक्कत की बात है, 4 नाइट्रोजनस बेस हैं जिससे क्या हो रहा है, 64 जेनेटिक कोड बन रहा है, और जो क्या कर रहा है, 20 अमाइनो एसिड्स के लिए कोड कर रहा है। अब ये पजल सॉल्व कैसे हो, कैसे सीक्वेंस सेट किया जाए कि 4 नाइट्रोजनस बेस से 64 जेनेटिक कोड बन गए और उससे 20 अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाए। तो ये क्या था, ये साइंटिस्ट के लिए एक पजल जैसा था। ये क्या था, साइंटिस्टों के लिए एक पजल जैसा था कि कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे हम इसको सेट करें। तो आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है और कैसे सेट करना है। जेनेटिक कोड की बात कर रहे थे, तो जेनेटिक कोड को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? जेनेटिक कोड को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है गैमाउ। क्या है? गैमाउ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। और इनका क्या था, वही चीज, पजल को सॉल्व कर रहे हैं कि बाबा कैसे होगा, कैसे होगा, हमारे पास नाइट्रोजनस बेस 4 ही हैं, अमाइनो एसिड 20 बन रही है, तो कैसे हम इनको सेट करें। ठीक, तो हम देखते हैं जब हम बनाते हैं तो 4 इधर 4 इधर 4 इधर, मतलब 3 डायरेक्शन होता है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम 1 को लेते हैं तो 1 की पावर 3 करते हैं तो 1 into 1 into 1, ये क्या आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे भैया, ये 1 ही आएगा। तो ये तो 20 से कम है, इसमें क्या होगा, एक ही अमाइनो एसिड बन पाएगा, ये पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। फिर उन्होंने कहा 2-2 नाइट्रोजनस बेस के पेयरिंग को लेके स्टडी करना स्टार्ट करा। उन्होंने कहा कि चलो 2-2 को लेकर के करते हैं, तो 2-2 को लेकर के किया तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये भी 20 से कम आया, ये भी क्या आया, 20 से कम ही आया। अब इन्होंने क्या किया कि कहा कि
कि 4 नाइट्रोजनस बेस को लेते हैं और उसको 3-3 के पेयर में रख देते हैं। 4 को लिया, 3-3 के पेयर में रख के देखते हैं क्या होता है। तो जब 4 को लिया और 3-3 के पेयर में रखा तो क्या किया, 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो इनको मिला 64। तो इनका कहना था कि हाँ ये 20 से ज्यादा है, इसमें हम इसको सेट कर सकते हैं, इसमें से हम 20 अमाइनो एसिड्स को निकाल सकते हैं। ठीक, तो उन्होंने यहीं से ये डिसाइड किया कि ये क्या होंगे, 4 नाइट्रोजनस बेस हैं लेकिन ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होते होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। तो यहीं से ये पता चला कि ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 4 नाइट्रोजनस बेस तो प्रेजेंट हैं लेकिन वो होंगे कैसे, वो कैसे होंगे, वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे, तभी ये काम हो पा रहा है। फिर क्या होता है, इनके इस व्यू को कुछ साइंटिस्ट जो है वो सपोर्ट करते हैं कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम सही है, आप सही कह रहे हो। उनको सपोर्ट करने वाले कौन कौन थे, उनको सपोर्ट करने वाले डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मार्शल एंड निनबर्ग, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने गैमाउ कोन के इस चीज के लिए, इस पजल को सॉल्व, ये साइंटिस्टों के लिए एक पजल बना हुआ था कि बाबा कैसे सेट होगा, कैसे हुआ होगा, कैसे सेट हुआ है। तो जब गैमाउ ने अपना ये आइडिया दिया तो हरगोविंद खुराना, मार्शल और निनबर्ग ने उनको सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट में उतरे कि हाँ आप सही कह रहे हो, ऐसा पॉसिबल है, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक, फिर क्या होता है, निनबर्ग एंड मैथ्यू गिव चेन ऑफ mRNA विच कंटेन यूरेसिल। हमको पता है, हमने बताया कि भैया क्या होता है, अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में A, T, G, C ये होता है, लेकिन आरएनए में ए तो होता है, जी भी वैसे ही है, सी भी, लेकिन थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। तो ये बताने वाले कौन है, ये बताने वाले निनबर्ग एंड मैथ्यू है। इन्होंने ही एमआरएनए की चेन दी जिसमें क्या था, यूरेसिल था, थाइमिन की जगह पे क्या प्रेजेंट था, यूरेसिल था। तो निनबर्ग एंड मैथ्यू गिव चेन ऑफ एमआरएनए विच कंटेन्स यूरेसिल, जिसमें क्या प्रेजेंट था, यूरेसिल प्रेजेंट था। तो इन्होंने वो चीज दिया था। फिर आते हैं हमारे हरगोविंद खुराना जी। ठीक, हरगोविंद खुराना सिंथेसाइज्ड एंड एमआरएनए हैविंग कोडॉन। देखिए आप क्या करते हैं, हरगोविंद खुराना एक एमआरएनए सिंथेसाइज करते हैं जिसका कोडॉन क्या था, CU CU CU। ठीक, ऐसे ही था CU CU। अब आप सोचिए कि क्या है, CU 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 ऐसा है। तो इस कंडीशन में हमें 2 पॉसिबल कोडॉन्स मिल सकते हैं, या तो एक मिल सकता है कि CUC मिले या एक मिल सकता है UCU मिले। आप देखिए CUC 3 ट्रिपलेट के फॉर्म में हमने डिसाइड कर लिया कि भाई ट्रिपलेट के, तो ट्रिपलेट के फॉर्म में अलग करेंगे। फिर आया UCU, देन अगेन CUC, देन अगेन UCU। तो 2 ही होगा, 2 ही पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं इस सिचुएशन में, एक CUC वाला और एक UCU वाला। तो CUC जो होता है ये ल्यूसीन के लिए कोड करता है, ल्यूसीन अमाइनो एसिड जो है हमारी उसके लिए कोड करता है। वहीं UCU जो होता है ये क्या करता है, ये सेरीन के लिए कोड करता है। किसके लिए कोड करता है, सेरीन के लिए कोड करता है। ठीक, तो हरगोविंद खुराना ने एक एमआरएनए के स्ट्रैंड सिंथेसाइज की जिसका जो जेनेटिक कोड था वो CU था। ठीक, तो इस CU से 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, एक तो CUC वाला और दूसरा UCU वाला। CUC जो है वो ल्यूसीन के लिए कोड करेगा और UCU जो है वो सेरीन के लिए कोड करेगा। तो इन्होंने जो चेन बनाया था उसमें 2 ही अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ल्यूसीन सेरीन, ल्यूसीन सेरीन, ल्यूसीन सेरीन ऐसे ही प्रेजेंट थे। फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू जेडी बंक, जेनेटिक कोड फॉर अमाइनो एसिड इज स्पेशली कंसर्न विथ व्हाट कोडॉन स्पेसिफाइड व्हाट अमाइनो एसिड। जेडी बंक ने क्या कहा, जेडी बंक के अकॉर्डिंग क्या था कि जेनेटिक कोड में कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा वो स्पेसिफिक होता है कि अगर ये जेनेटिक कोड है तो यही अमाइनो एसिड बनाएगा। For amino acid is especially concerned with what codon specified what amino acid, क्या कोडॉन है तो उसी हिसाब से अमाइनो एसिड बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए CUC, अब CUC कहीं पे भी हो
वो ल्यूसीन के लिए ही कोड करेगा, मतलब क्या अमाइनो एसिड्स है, मतलब क्या जेनेटिक कोड है, तो उससे कौन सा अमाइनो एसिड कोड होगा। फिर इन 1957 Crick postulated that the genetic code is a triplet codon having 3 nucleotide sequences referred to one amino acid। फिर 1957 में क्रिक नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं और क्रिक ये पोस्टुलेट करते हैं कि जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में, ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तीन तीन कोडॉन्स जो होते हैं मिलकर के एक अमाइनो एसिड के, जो ये 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया, एक यहां से, नहीं, 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो मिलकर के एक अमाइनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एक अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, ठीक। उसके बाद है अ ट्रिपलेट बेस प्रेजेंट ऑन mRNA कोडिंग फॉर वन अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज कोडॉन। तो वही कह रहा है कि mRNA के स्ट्रैंड पे, जो एक mRNA की स्ट्रैंड होगी उस पे जो ट्रिपलेट कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जैसे ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, तो ये ट्रिपलेट कोडॉन्स जो हैं किसी एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोडॉन। तो यही है कोडॉन। जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो 61 कोडॉन से मिलके बन रहे हैं और सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मीथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, प्रोलीन, सेरीन, थीरियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड वैलिन, ठीक। यही 20 अमाइनो एसिड हैं जो 61 कोडॉन से मिलके बनते हैं। अब इस 20 अमाइनो एसिड्स में कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो इसेंशियल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन इसेंशियल होते हैं, ठीक है। इन 20 में से कुछ ऐसे होते हैं जो इसेंशियल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन इसेंशियल होते हैं। तो पहले कौन कौन से इसेंशियल नॉन इसेंशियल होते हैं ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसेंशियल किसको कहते हैं अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स किसको कहते हैं। देखिए क्या है, कुछ चीजें हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट हैं, तो कुछ जेनेटिक कोड में हमारी बॉडी में पहले से, या कुछ अमाइनो एसिड्स, जेनेटिक कोड तो सारे ही प्रेजेंट है, कुछ अमाइनो एसिड्स जो है हमारी बॉडी में हैं, और कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हमको किसी भी सोर्स से अपनी बॉडी के अंदर ले जाना पड़ता है, मतलब जिसको अंदर ले जाने की जरूरत है उसको हम इसेंशियल कह दे रहे हैं, और जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है उसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो नॉन इसेंशियल में डाल दे रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि those amino acids which already present in our body is known as non-essential, and those amino acids which we take from other sources उसको हम कह देते हैं essential amino acids। essential जिसकी जरूरत है, ठीक है। जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारे पास नहीं है। हमें किसी चीज की जरूरत कब पड़ती है, जब वो हमारे पास नहीं होता है। तो essential का मतलब जरूरी, जरूरी से क्या, जरूरत है, तो जब हमें उसकी जरूरत है, क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो जब हमारे पास नहीं है तो हम उसको कहीं ना कहीं से लेंगे, तो हम अपने फूड सोर्स से इन सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को अपने अंदर लेते हैं, और वो कौन कौन से हैं, फिनाइल एलेनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, थीरियोनिन, आइसोल्यूसिन, मीथियोनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन एंड लाइसिन, ठीक है। ये सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, हमें बाहर के सोर्स से इनको लेना पड़ता है, और बाकी जितने बचे वो सारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आते हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये है चार्ट एक, जिसमें हमें सारे 64 कोडॉन्स दिखेंगे, लेकिन बात ये आती है कि हम इनको सेट कैसे करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हम इनको सेट कैसे करेंगे, ठीक। तो देखिए UCAG, ठीक। हमने कहा था 4 नाइट्रोजनस बेस रहेंगे, उनको 3 जब हम 4 to the power 3 कर रहे थे तो हमें 64 मिल रहा था। तो
तो हम इनको इसी तरीके से सेट करेंगे। ठीक, तो चलिए बना लेते हैं। ठीक है, U C A G, U C A G। अब क्या करेंगे, देखिए ये आएंगे फर्स्ट लेटर में, ये जो है सेकंड लेटर, ना इधर जो रहेगा ये रहेगा हमारा थर्ड लेटर। अभी हमने क्या करा, बॉक्स बनाया, एक बॉक्स पे ऐसे ऐसे कर दिया, बट यहां पे क्या करेंगे, हम हर बॉक्स में चारों को लिखेंगे, U C A G, U C A G, U C A G, U C A G। ठीक है, हमने कहा था जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में रहता है, तो ट्रिपलेट के लिए 3 चाहिए हमें। पहला जो मिलेगा हमें इससे मिलेगा, दूसरा जो मिलेगा इधर से मिलेगा, और तीसरा जो मिलेगा वो इधर से मिलेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर उसमें 4-4 लाइंस रहेंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चारों न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक, अब हम लिखेंगे इसको, आपके लिए कौन सा सही रहेगा चेक कर लेते हैं भाई। हाँ, ओके, दिस इज गुड। अभी फर्स्ट लेटर क्या है, इधर से देखना है, तो इधर का इस बॉक्स का फर्स्ट लेटर क्या है, U, सेकंड अगेन U, थर्ड U, फर्स्ट ये रहा U, सेकंड ये रहा U, और थर्ड लेटर ये रहा U। ठीक, उसी तरीके से सेकंड अगेन U, फिर ये U, सेकंड अब इधर देखिए क्या है, C, तो U U C बन गया। फिर एक क्या करेंगे, U, अगेन U, देन थर्ड इज A, तो यहां पे हम लिख देंगे A। ठीक, फिर इसमें एक और बचा हुआ है तो U, फिर U, एंड लास्ट वन इज G, तो हम यहां पे लिख देंगे G। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूं। ठीक, अब सेम वही काम इसमें करेंगे, तो 4 बनाना है, पता है कि 4 बनेंगे, तो चारों में पहला लेटर U ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट लेटर ये जो U है यही रहेगा, तो U U U, ठीक है, सेकेंड इज C, सब में C ही आएगा, C C C C। अब थर्ड लेटर की चिंता करनी है, तो पहले वाले में आएगा U, दूसरे वाले में आएगा C, तीसरे वाले में आएगा A, और चौथे में आएगा G। सेम वही काम अब यहां पे करेंगे, फर्स्ट लेटर सबका रहेगा यही, सेकेंड इज, देन U C A G, फिर U
सेकेंड इज जी, U, C, A and G. ओके, नाउ नेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं. फर्स्ट लेटर इज C, सेकेंड लेटर इज U, और उधर हमें पता है U, C, A, G. U, C, A, G. फिर फर्स्ट लेटर इज, सेकेंड इज ऑल्सो U, C, A, G. Second is A, U, C, A, G. U, C, A, G. फिर A आता है. सेकेंड, थर्ड, U, C, A, G. फर्स्ट लेटर U, C, A, G. U, C, A, G. Second is G. ठीक, then second is G, U, U, C, A, G. C, U, C, A, G. U, C, A, G. इस तरीके से पूरा जेनेटिक कोड जो था उसको सेट किया गया और ये फिक्स कर दिया गया कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं. 3 नाइट्रोजनस बेस या 3 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं मिल करके एक अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं. अब इसमें ये जो आपको जितने भी दिख रहे हैं ट्रिपलेट कोडॉन, ये सब जो हैं किसी न किसी अमाइनो एसिड्स के लिए फॉर्म करेंगे. जैसे अब ये देखिए, यहाँ पे UUU और UUC ये किसके लिए कोडॉन कर रहे हैं? ये फिनाइल एलेनिन के लिए कर रहे हैं. ठीक है, UUA और UUG ये ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं. देन ये सारे मिलके ये भी ल्यूसीन के लिए कोड कर रहे हैं. इसी तरीके से जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं ये सब किसी न किसी, जितने भी ट्रिपलेट कोडॉन है ये किसी न किसी अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे. लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे पास 64 कोडॉन है, उसमें से मान लीजिए हम 3 को निकाल देते हैं क्योंकि 3 स्टॉप कोडॉन है, वो किसी अमाइनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते हैं. तो भी हमारे पास 61 बच रहा है, लेकिन हमें अमाइनो एसिड चाहिए 20 ही. तो ये पूरी की पूरी पॉसिबिलिटीज है कि एक से ज्यादा जो ट्रिपलेट कोडॉन है वो एक से ज्यादा अमाइनो एसिड्स के लिए कोड कर सकते हैं. जैसे कि ये दोनों भी एक ही के लिए कर रहे हैं, ये दोनों भी ल्यूसीन के लिए कर रहे हैं, तो ये चारों भी ल्यूसीन के लिए ही कर रहे हैं. ठीक है, उसमें से ये जो AUG है, ये जो होता है ये कोड करता है मीथियोनिन के लिए, और इसी AUG को हम क्या कहते हैं कि ये स्टार्ट कोडॉन भी होता है. ठीक है, AUG मीथियोनिन के लिए कोड करता है और ये स्टार्ट कोडॉन भी होता है. ठीक, और जो हमारे पास 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं वो होते हैं UAA, UGA, UAG. याद कैसे रहेगा? UAA, UAA से आ, U आ, UGA, U गा,
यू आ, देन यू गा, यू ए जी, बहुत गंदा गाया, यू अग, ठीक है, आया, आ, गा, लेकिन गाना पसंद नहीं आया तो क्या, अग, बहुत गंदा गाया, ठीक है। तो ये तीन जो है, ये तीन ये आपके स्टॉप कोडॉन है। बाकी जितने 61 ये फॉर्म हुए, ये कैसे फॉर्म होते हैं वो पूरा रूल मैंने बता दिया। होप आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से ये पूरा अमाइनो एसिड जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है। अब ये देखिए, ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है, ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है। इस पे जो है ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनस बेस जो है ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। और हमने पढ़ लिया ट्रांसक्रिप्शन। हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए की स्ट्रैंड से उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस बना करके एक आरएनए की स्ट्रैंड बनाते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, बस थाइमीन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है, बाकी वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस ही होता है। तो वैसे हम एक एमआरएनए की स्ट्रैंड बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये एमआरएनए की एक स्ट्रैंड बन गई, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री जब यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो देखिए ये एक जी हो गया, सी हो गया, जी हो गया, जी जी जी, फिर ये, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मिल करके, ये ऐसा नहीं है कि हाँ 3 रहेगा तो फिर एक गैप हो जा रहा है, फिर 3 और प्रेजेंट होंगे, फिर गैप होंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया है। ये ऐसे कंटिन्यूअस, जैसे ये है ना, बिना किसी गैप के सबके बीच में बराबर गैप है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे एक ग्रुप खत्म हो रहा है, यहाँ से दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक। ये ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं ना कि ऐसे, यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए इनके बीच में गैप कर दिया गया और इनकी ग्रुपिंग कर दी गई है। तो यहाँ पे 3 जो हैं ये मिलके मान लीजिए कोई एक फला अमाइनो एसिड्स बना रहे हैं, ठीक। ये कोई एक फला अमाइनो एसिड बन गया जो ये है अमाइनो एसिड। देन फिर ये 3 मिलकर के कोई एक अमाइनो एसिड बना रहे हैं, वो ये है। देन फिर ये 3 मिलकर के कोई एक अमाइनो एसिड बना दिए, दिस, ठीक है। देन अगेन दिस एंड दिस। अब ये अमाइनो एसिड्स तो बन गए, लेकिन इनको बनना है प्रोटीन। तो ये अमाइनो एसिड्स क्या करेंगे, आपस में एक धागे के थ्रू जुड़ जाएंगे। उस धागे को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से ये जुड़ जाएंगे और एक अमाइनो एसिड की हमें चेन मिल जाएगी, और प्रोटीन वही होता है अमाइनो एसिड का चेन, और वहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो चलिए, ये था जनरल चीजें जो भी जेनेटिक कोड के बारे में। अब देखते हैं जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। कोई भी जेनेटिक कोड है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, पहली प्रॉपर्टी, हम जेनेटिक कोड की बात करें तो जेनेटिक कोड्स आर द ट्रिपलेट कोड। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट कोड होता है। ये किसी भी जेनेटिक कोड की पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। 3 adjacent nitrogenous base constitutes a codon which specify the placement of 1 amino acid in the polypeptide chain। जो polypeptide chain बनता है उसमें 3 adjacent nitrogenous base, जैसे मान लीजिए ये polypeptide की एक चेन है, इसमें 3 nitrogenous base जैसे हैं AUG को ही हम मान लेते हैं, ठीक है। ये तीनों मिल करके क्या करेंगे, adjacent nitrogenous base। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे AUG है और लिख देते हैं मान लीजिए जी सी सी ए, ठीक है। तो इसको क्या है कि ए को जो है वो यूरेसिल नहीं पसंद है, कहेगा नहीं तुम्हें पसंद नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा अपना ट्रिपलेट बनाने कहीं यहाँ इतनी दूर नहीं, अपने बगल में ही उसके एडजेसेंट कोडॉन्स जो हैं उन्हीं के साथ मिल करके ये ट्रिपलेट का फॉर्म करेंगे, और ये ट्रिपलेट जो होगा वो एक अमाइनो एसिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये किसी भी जेनेटिक कोड की पहली प्रॉपर्टी है। देन दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, यूनिवर्सल कोडॉन। क्या है, यूनिवर्सल कोडॉन। जो जेनेटिक कोडॉन होते हैं वो यूनिवर्सल कोडॉन होते हैं। जैसे मैंने कहा कि यूएजी जो होता है वो मिथियोनिन को कोड करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ह्यूमंस में यूएजी है वो मिथियोनिन के लिए कोड कर रहा है, अगर वही डॉग्स में देखेंगे तो वो ल्यूसीन के लिए कोड करने लग रहा है, नहीं, ये यूनिवर्सल होते हैं। जो नाइट्रोजनस बेस है वो फिक्स है कि अगर ये सीक्वेंस प्रेजेंट है तो ये अगर AUG है तो वो मिथियोनिन ही बनाएगा, चाहे वो हमारे में बनाए, ह्यूमंस में बनाए, एनिमल्स में बनाए, प्लांट्स में बनाए, बैक्टीरियाज में, वायरसेस में, कहीं पे भी बनाए,
बनाएगा क्या, मीथियोनिन ही, कहीं पे भी प्रेजेंट हो बनाएगा क्या, मीथियोनिन ही। किस अमाइनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मीथियोनिन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल वो होगा। ठीक है, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कोडॉन, द जेनेटिक कोड इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली, जो जेनेटिक कोड होता है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। दैट इज अ कोडॉन स्पेसिफाई द सेम अमाइनो एसिड फ्रॉम द वायरसेस टू ह्यूमन बींग्स और ट्री। मतलब कोई एक कोडॉन है वो सेम अमाइनो एसिड ही कोड करेगा, चाहे एक वायरस से लेके ह्यूमन बींग्स तक। जैसा मैंने कहा कि अगर AUG है तो मीथियोनिन ही बनाएगा, नो मैटर कि वो AUG किस में प्रेजेंट है, ह्यूमन बींग्स में है, डॉग्स में है, वायरसेस में है, बैक्टीरियाज में है, प्लांट में है, नो मैटर, वो किसी में भी हो, AUG है अगर तो वो मीथियोनिन का ही फॉर्मेशन करेगा। ओके, देन डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, degeneracy of codon. There are several codons 61 which code for 20 amino acids. कह रहे हैं कि 61 कोडॉन्स हैं जो कोड किसके लिए कर रहे हैं, बस 20 अमाइनो एसिड्स के लिए। कोडॉन्स हमारे पास ज्यादा हैं, 61 हैं, हालांकि हैं 64, बट उसमें से 3 को हम काउंट नहीं करते हैं। क्यों काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं और उनको हम एक तरीके से नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि उनका कोई सेंस नहीं है, वो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनको नॉनसेंस कोडॉन भी कह देते हैं। ठीक, तो उनको छोड़ने के बाद, उनको हटाने के बाद, उनको कंसीडर जब नहीं करते हैं तो हमारे पास 61 कोडॉन बच जाते हैं विच कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड। इट मींस दैट 1 अमाइनो एसिड इज मेड अप बाय मोर देन 1 कोडॉन। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से भी बन सकता है, जैसा कि हमने अभी देखा था। ठीक है, एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से भी बन सकता है, तभी तो 61 मिलके 20 अमाइनो एसिड्स बना रहे हैं। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेसी। यही होता है डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन। तो पहला हमने देखा ट्रिपलेट कोडॉन, मतलब जो कोडॉन्स होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वो ट्रिपलेट बनाएंगे अपने एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेस के साथ ही। फिर ये यूनिवर्सल कोडॉन होते हैं, मतलब जो कोडॉन है वो जिस अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है वो हर में उसी अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करेगा, नो मैटर कि वो किस में प्रेजेंट है। ठीक, फिर आता है डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन। डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन में क्या है कि 61 अमाइनो एसिड, 61 कोडॉन्स हैं हमारे पास जो मिलकर के 20 अमाइनो एसिड्स बना रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो कई कोडॉन्स जो हैं वो मतलब एक अमाइनो एसिड्स के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, कॉमालेस। मैंने कहा था कि मानिए कि ये अगर एक स्ट्रैंड है तो उस पे है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ 3 प्रेजेंट हो गया तो कॉमा रहेगा यहाँ पे, या यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस रहेगी या जगह रहेगा या कुछ भी हो, हम उनको अपने से अलग कर ले, नहीं, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है। ये क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में ऐसे ही लाइन से प्रेजेंट होते हैं, बस जब इनकी रीडिंग होती है तो वो अपने आप ट्रिपलेट के फॉर्म में रीड होता है। रीड क्या होना, वो अपने आप एक ट्रिपलेट मिलके एक अमाइनो एसिड बना देगा, कोई गैप, कोई कॉमा, कोई स्पेस कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, द जेनेटिक कोडॉन इज कॉमालेस मींस इट इज कंटिन्यूअस एंड डज नॉट हैव एनी कॉमा और पॉज आफ्टर ईच ट्रिपलेट। हर ट्रिपलेट के बाद न तो कोई पॉज होता है, न तो कोई कॉमा होता है, कुछ भी नहीं होता है, कोई स्पेस नहीं होता है, वो बस ऐसे एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। बस उनकी रीडिंग जो होती है, ट्रिपलेट्स जो होते हैं वो मिलके एक अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, इफ अ न्यूक्लियोटाइड इज डिलीटेड और एडेड द होल जेनेटिक कोड will read differentially, thus a polypeptide have the different number of amino acids in the same species। ठीक है, अलग सेम स्पीशीज में ढेर सारे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, हम सबको पता है। अब सोचिए कि मान लीजिए हम लिख देते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, राम हैज रेड कार। अगर मतलब अभी ऐसे नहीं, अभी तो मान लीजिए ये बस ऐसे ही लिखा है। ठीक है, अब हम अगर इसका ट्रिपलेट फॉर्म कर लें
तो हमें क्या मिल रहा है, मान लीजिए कि ये मिलके कोई एक कोड अमाइनो एसिड्स बना दे रहे हैं, तो ये कोई सेंस निकल रहा है। अब अगर हम इसमें क्या कर दें, कुछ भी ऐड कर दें, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसके ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं। राम ओके, हैज ओके, दिस दिस दिस। क्या कोई सीक्वेंस निकल के आ रहा है, या निकल के आ भी रहा होगा? हम मानते हैं कि हाँ ठीक है, चलो कोई मतलब आता होगा इसका, ठीक है। लेकिन क्या जो पहले मीनिंग आ रही थी वही मीनिंग अब भी आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही है। अब वो मीनिंग नहीं आ रही है, पूरा का पूरा अर्थ ही बदल गया, ठीक है। या तो हम ऐड करें या तो हम इसमें से कुछ डिलीट कर दें। जैसे मान लीजिए हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने क्या H यहां से डिलीट कर दिया। अब देखिए ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, बदल गया अर्थ। कुछ भी इसमें ऐड करते हैं या कुछ भी इसमें से माइनस करते हैं तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो इसका फॉर्मेशन चल रहा था, अब ये किसी और अमाइनो एसिड्स के लिए कोड कर रहा था जिससे कोई प्रोटीन बन रहा था, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस या सिंगल न्यूक्लियोटाइड को भी अगर हम ऐड करते हैं या निकालते हैं या डिलीट हो जाता है किसी रीजन से या ऐड हो जाता है, तो पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। और पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज होने से, इसीलिए क्यों पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो रहा है, क्योंकि कोई कॉमा, कोई स्पेस नहीं है, कोई पहले से नहीं बटा हुआ कि हाँ ये 3 साथ में है, ये 3 साथ में, ये 3 साथ में, नहीं, वो प्रेजेंट है। बस जब प्रोटीन फॉर्मेशन का टाइम आता है तो 3 जो बगल वाले रहेंगे एडजेसेंट कोडॉन्स 3 रहेंगे, उनको मिलाकर के जो भी बन सकता है, जो अमाइनो एसिड्स बन सकता है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। देन फिर क्या है, स्टार्ट कोडॉन। नेक्स्ट इज क्या है, स्टार्ट कोडॉन। इसमें क्या होता है, एक स्टार्ट कोडॉन भी होता है, जो मीथियोनिन हम बात कर रहे थे वही, ठीक। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज इट्स सिग्नल बाय 2 इनिशिएशन कोडॉन AUG एंड रेयरली बाय GUG। देखिए स्टार्ट कोडॉन जो होता है वो मेन AUG ही होता है, बट कभी कभी क्या है, मान लीजिए AUG नहीं प्रेजेंट है या कोई ऐसी बात है, तो बहुत रेयरली जब AUG नहीं होता है तो उसकी जगह पे कौन काम करता है, GUG काम करता है, ठीक। द इनिशिएशन कोडॉन AUG फॉर्म मीथियोनिन, बट इन द एब्सेंस ऑफ AUG GUG विच नॉर्मली फॉर्म वैलिन फॉर्म्स मीथियोनिन। क्या होता है, AUG है वो मीथियोनिन को फॉर्म कर रहा है और यही प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है, क्योंकि ये इनिशिएशन या स्टार्ट ऑन कोडॉन है, ठीक। लेकिन अगर कभी AUG प्रेजेंट नहीं है तो GUG उसका काम करता है। GUG जो होता है वो नॉर्मल वैलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैलिन अमाइनो एसिड बनाता है। लेकिन अगर AUG नहीं है, उसकी जगह पे ये काम कर रहा है, तो ये वैलिन न बना करके क्या बनाता है, ये मीथियोनिन बनाता है। इसीलिए GUG को भी हम क्या कहते हैं, GUG को कहते हैं एम्बिगस कोडॉन। एम्बिगस कोडॉन है क्योंकि ये क्या कर रहा है, AUG के एब्सेंस में उसका काम कर रहा है। नॉर्मल ये वैलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट जब AUG प्रेजेंट नहीं है तो ये GUG जो है वो वैलिन का काम कर रहा है, ये सॉरी मीथियोनिन का काम कर रहा है, स्टार्ट ऑन कोडॉन का काम कर रहा है। ये वैलिन न बना करके मीथियोनिन बना रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, वैलिन न बना करके मीथियोनिन बना रहा है। देन 6th क्या है, जेनेटिक कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग। जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि ये देखिए यहाँ पे ढेर सारे हैं, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम ट्रिपलेट निकालेंगे, ठीक है। ये ट्रिपलेट है, तो अब ये हो जाए कि ये ट्रिपलेट बन गए। अब C वाला कह रहा है कि नहीं नहीं, G वाला तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम इसके बिना जाएंगे नहीं। तो यहां से एक ट्रिपलेट बन गया और यहां से दूसरा ट्रिपलेट बनना स्टार्ट हो जाए। ये एक ट्रिपलेट बना और ये क्या करे, इस वाले जो ट्रिपलेट में है G हो जाए, तो G कॉमन हो जाएगा, इस वाले में भी उस वाले में भी, तो ओवरलैप ऐसा नहीं होगा। तो ये कोई अमाइनो एसिड्स के लिए कोड ही नहीं कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए कहते हैं ऐसा सिचुएशन कभी नहीं हो सकता, ये कॉमन वाला काम नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो जेनेटिक्स कोड्स होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप कभी भी नहीं करते हैं, ठीक। इन द जेनेटिक कोड एवरी कोड इज इंडिपेंडेंट, हर कोड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, एंड वन कोड डू नॉट ओवरलैप अनदर कोड, ठीक है। और एक कोड जो है वो दूसरे कोड को कभी भी ओवरलैप नहीं करता है। इट मीन्स द सेम लेटर या सेम नाइट्रोजनस बेस या सेम न्यूक्लियोटाइड नॉट यूज फॉर द टू डिफरेंट कोडॉन। जो सेम लेटर होगा, सेम न्यूक्लियोटाइड होगा, सेम नाइट्रोजनस बेस जो होगा वो दो कोडॉन्स के लिए या दो अमाइनो एसिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जैसे मैं ये जी का एग्जांपल बताई, ऐसा नहीं है कि ये इसमें भी ट्रिपलेट फॉर्म करे और फिर इसमें भी ट्रिपलेट फॉर्म करे, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट इज कोडॉन बायस। It is the probability that a given codon will be used to code for an amino acid over a different codon which code for the same amino acids. ठीक है, क्या कह रहा है, ऐसी probability होती है कि जो एक given codon है वो कोड कर रहा है किसी amino acids के लिए, वही codon मतलब उसी अमाइनो एसिड्स के लिए कोई और कोडॉन जो है वो भी कोड कर सकता है, ये कहलाता है कोडॉन बायस। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो स्टॉप कोडॉन है और जो स्टार्ट कोडॉन है उन सबको हम एक साथ में क्या कहते हैं, पंक्चुएशन कोडॉन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पंक्चुएशन कोडॉन। पंक्चुएशन कोडॉन में कौन कौन आ जाएगा, स्टार्ट कोडॉन और तीनों स्टॉप ऑन कोडॉन। स्टॉप ऑन कोडॉन और स्टार्ट ऑन कोडॉन को एक साथ मिलके अगर हम कोई एक वर्ड देना चाहते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये क्या होता है, पंक्चुएशन कोडॉन, जिसमें AUG, GUG, UAA, UAG एंड UGA आता है। That's all about the genetic code। ये पूरी जेनेटिक कोड के बारे में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ट्रांसलेशन से रिलेटेड लेकर के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।